नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और जरूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी भाजपा सरकार का विरोध करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट सेक्शन में लिखें जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। राजस्थान में सचिन पायलट खेमे को लग सकता है बड़ा झटका। 31 जुलाई को विधानसभा सत्र बुलाने की तैयारी में सीएम गहलोत। जी हां दोस्तों, राजस्थान में जारी सियासी घमासान और विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर मुख्यमंत्री और राज्यपाल में फंसे पेच के बीच एबीपी न्यूज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि अशोक गहलोत सरकार ने 31 जुलाई यानी आगामी शुक्रवार से विधानसभा का सत्र बुलाने का प्रस्ताव राज्यपाल को भेजा है। एक दिन पहले मुख्यमंत्री गहलोत ने सोमवार से विधानसभा का सत्र बुलाए जाने की मांग राज्यपाल से की थी, लेकिन अनुमति मिलने में हुई देरी के बाद कांग्रेस के विधायकों ने राजभवन के अंदर धरना दिया और नारेबाजी की। बता दें कि सचिन पायलट समेत कांग्रेस के 19 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द करने को लेकर कांग्रेस की शिकायत के बाद विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से पायलट कैंप को भेजे गए कारण बताओ नोटिस पर हाईकोर्ट ने यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया था। इसका मतलब है कि सचिन पायलट खेमे को थोड़ी राहत मिल गई। मामले की सुनवाई अब सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में होगी। बागियों पर कार्रवाई में हो रही देरी के मद्देनजर अशोक गहलोत ने सोमवार को विधानसभा का सत्र बुलाकर बागियों की सदस्यता रद्द करवाने की रणनीति बनाई, लेकिन राज्यपाल कलराज मिश्रा ने कानूनी सलाह लेने की बात कहकर तत्काल कोई आदेश देने से मना कर दिया था। ऐसे में देखना होगा कि क्या 31 जुलाई से सत्र बुलाए जाने के नए प्रस्ताव पर राज्यपाल अपनी मुहर लगाते हैं। कांग्रेस के उच्च सूत्रों के मुताबिक गहलोत सरकार को 102 विधायकों का समर्थन हासिल है, यानी सदन के अंदर अशोक गहलोत को विश्वास मत हासिल करने में कोई परेशानी नहीं होगी। इस बीच कांग्रेस ने सोमवार को देश भर में राज्यपालों के आवास पर बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। एकजुट होकर लोकतंत्र की रक्षा में आवाज उठाएं, राहुल गांधी ने की अपील। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश की जनता से एकजुट होकर लोकतंत्र की रक्षा में आवाज उठाने की अपील की है। राहुल गांधी ने एक ट्वीट में लिखा है कि आइए लोकतंत्र में एकजुट होकर लोकतंत्र की रक्षा के लिए आवाज उठाएं। राहुल गांधी ने इसके लिए एक हैशटैग स्पीक अप फॉर डेमोक्रेसी का भी अपने ट्वीट में जिक्र किया है। राहुल गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इससे जुड़ा एक वीडियो भी पोस्ट किया है। स्पीक अप फॉर डेमोक्रेसी में राहुल गांधी ने राजस्थान प्रकरण पर फोकस दिया है और आरोप लगाया है कि धनबल की बदौलत वहां कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने की कोशिश हो रही है। 2 दिन पहले भी राहुल गांधी राजस्थान मामले पर ट्वीट कर भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा चुके हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा, देश में संविधान और कानून का शासन है, सरकारें जनता के बहुमत से बनती व चलती हैं। राजस्थान सरकार गिराने का भाजपाई षड्यंत्र साफ है। ये राजस्थान के 8 करोड़ लोगों का अपमान है। राज्यपाल महोदय को विधानसभा सत्र बुलाना चाहिए ताकि सच्चाई देश के सामने आए। एक दिन पहले शनिवार को राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर कोरोना वायरस की आपदा और इसमें मुनाफा कमाने का आरोप लगाते हुए कहा कि लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों से रेल का किराया वसूल कर कमाई की गई। इस पर ट्वीट करते हुए राहुल गांधी ने कहा, बीमारी के बादल छाए हैं, लोग मुसीबत में हैं, बेनिफिट ले सकते हैं। आपदा के मुनाफे में बदलकर कमा रही है गरीब विरोधी सरकार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक रिपोर्ट पर ट्वीट करते हुए यह टिप्पणी की। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कोरोना जैसे गंभीर वक्त में भी भारतीय रेलवे ने श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से 428 करोड़ रुपए की कमाई की है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। उद्धव ठाकरे की चेतावनी, मेरी सरकार गिरानी है तो गिराओ, फिर देखता हूं। जी हां दोस्तों, राजस्थान में जारी सियासी संकट के बीच एक इंटरव्यू में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि जिस किसी को मेरी सरकार गिरानी है वो गिराए, मैं भी देखता हूं। उन्होंने कहा कि इंतजार किसका है, अब सरकार गिराओ। सरकार 3 पहियों वाली है, लेकिन वह गरीबों का वाहन है, पर स्टीयरिंग मेरे ही हाथ में है। बुलेट ट्रेन या रिक्शा में चुनाव कराना पड़ा तो मैं रिक्शा ही चुनूंगा। उन्होंने कहा कि मैं गरीबों के साथ ही खड़ा रहूंगा, मेरी यह भूमिका, मैं बदलता नहीं हूं। कोई ऐसी सोच ना बनाए कि अब मैं मुख्यमंत्री बन गया हूं, मतलब बुलेट ट्रेन के पीछे खड़ा रहूंगा। शिवसेना मुखपत्र सामना से बात करते हुए महाराष्ट्र सीएम ने कहा कि महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था डगमगा गई है, लेकिन रास्ता निकालेंगे। ऑपरेशन लोटस महाराष्ट्र में सफल होगा या नहीं, इस सवाल के जवाब में महाराष्ट्र सीएम ने कहा कि करके देखो ना, मैं भविष्यवाणी कैसे करूंगा, आप करके देखो, जोड़ तोड़ करके देखो। एक महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है कि ऐसा कोई भी विपक्षी नेता दिखाओ जो दूसरी पार्टी में जाकर सर्वोच्च पद पर पहुंचा है, मुख्यमंत्री बना है। सीएम उद्धव ने कहा कि आपको आपकी पार्टी में ऐसा क्या मिलता नहीं है कि आप दूसरी पार्टी में जाते हैं। कई जगह पर ऐसे उदाहरण हैं, ऐसे तोड़फोड़ होता है, उसके पीछे इस्तेमाल करो और फेंक दो, यह नीति सबने अपनाई है। वहीं 3 पहियों वाली सरकार के आरोप पर महाराष्ट्र सीएम ने कहा है कि सरकार 3 पहियों वाली है, लेकिन वह गरीबों का वाहन है। मैंने इतना ही कहा है कि मैं मुख्यमंत्री होने के नाते सर्वांगीण विकास करूंगा, लोग मेरे साथ हैं, इसलिए मैं बुलेट ट्रेन ले आऊं। ऐसा नहीं है जब तक कि वो सर्वसम्मत ना हो। इसलिए 3 पहिया तो 3 पहिया, वह एक दिशा में चलती है ना, फिर आपका पेट क्यों दुखता
है। सीएम उद्धव ने सवाल पूछते हुए कहा कि केंद्र में कितने पहिए हैं? हमारी तो ये 3 पार्टियों की सरकार है। केंद्र में कितने दलों की सरकार है बताओ ना। पिछली बार जब मैं एनडीए की मीटिंग में गया था तब तो 30 से 35 पहिए थे, मतलब रेलगाड़ी थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यात्रियों को जोरदार झटका, रेलवे ने रद्द की ये स्पेशल ट्रेनें। यहाँ देखें लिस्ट। जी हाँ दोस्तों, देश में कोरोना का कहर जारी है। ऐसे में तमाम राज्य फिर से कुछ दिनों का लॉकडाउन लागू कर रहे हैं। इसी बीच पश्चिम बंगाल में पूर्णबंदी के दौरान पूर्व रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेनें कैंसिल कर दी हैं। बता दें कि पूर्व रेलवे ने पश्चिम बंगाल के कुछ स्टेशनों से चलने वाली और पहुंचने वाली विशेष ट्रेनों को रद्द कर दिया है। पूर्व रेलवे के अनुसार पश्चिम बंगाल में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन लागू है, जिसकी वजह से ट्रेनों को कैंसिल करने का फैसला लिया गया है। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने सप्ताह में 2 दिन पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की है। पूर्व रेलवे ने बताया कि 28 जुलाई को नई दिल्ली से चलकर हावड़ा जाने वाली ट्रेन नंबर 02302 और 29 जुलाई को वापसी करने वाली ट्रेन नंबर 02301 को रद्द कर दिया गया है। रेलवे ने बताया कि हावड़ा पटना और पटना हावड़ा स्पेशल ट्रेन 29 जुलाई को रद्द रहेगी, जबकि पटना शालीमार और शालीमार पटना स्पेशल ट्रेन 28 और 29 जुलाई को नहीं चलेगी। वहीं 27 और 29 जुलाई को सियालदह न्यू अलीपुरद्वार स्पेशल ट्रेन नंबर 02377 रद्द कर दी गई है। इसके साथ ही ट्रेन संख्या 02378 न्यू अलीपुरद्वार सियालदह विशेष ट्रेन 28 और 30 जुलाई को नहीं चलेगी। रेलवे ने बताया कि सियालदह भुवनेश्वर और भुवनेश्वर सियालदह स्पेशल ट्रेन 27 और 28 जुलाई को नहीं चलेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अब कांग्रेस राजस्थान में लोकतंत्र बचाने को देश भर में करेगी प्रदर्शन। 27 जुलाई को होगा धरना प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, राजस्थान में सियासी संकट के बीच कांग्रेस प्रदेश में लोकतंत्र बचाने के लिए देश भर में धरना प्रदर्शन करेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से आलाकमान ने चर्चा कर निर्णय लिया है। इस पर रविवार सुबह 10 बजे से अभियान चलाया जाएगा। राष्ट्रव्यापी स्पीक अप फॉर डेमोक्रेसी ऑनलाइन अभियान चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री सहित सभी कांग्रेस जन अभियान में भाग लेंगे। 27 जुलाई को होगा देश भर में प्रदर्शन। 27 जुलाई को सुबह 10 बजे कांग्रेस जन सेव डेमोक्रेसी सेव कॉन्स्टिट्यूशन के तहत विरोध प्रदर्शन करेंगे। देश भर के सभी राज्यों के राजभवनों के बाहर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। कोविड-19 से जुड़े सभी दिशा निर्देशों की अनुपालना के साथ प्रदर्शन करने की अपील की है। देश की संवैधानिक संस्थाओं और मूल्यों पर बीजेपी के निरंतर प्रहार का आरोप लगाया है। बीजेपी पर राज्य दर राज्य में लोकतांत्रिक तरीकों से चुनी हुई सरकारों को धन, बल और केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग से अस्थिर करने और गिराने का आरोप है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में शीघ्र विधानसभा सत्र आहूत करने का राज्यपाल से आग्रह किया है, लेकिन राज्यपाल ने मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की अनुशंसा के बावजूद सत्र आहूत करने की अनुमति नहीं दी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जुआ का अड्डा चलाता था बीजेपी नेता और कलाकार परेश रावल का भाई हुआ गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, बीजेपी के पूर्व सांसद एवं मशहूर अभिनेता परेश रावल के भाई हिमांशु रावल को गुजरात पुलिस ने जुआ खिलाने में आरोप में गिरफ्तार किया है। हिमांशु के साथ ही इस मामले में 19 अन्य लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, जिनमें परेश रावल के बुआ का बेटा कीर्ति कुमार रावल भी शामिल है। मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम ने ये गिरफ्तारियां विसनगर स्थित मथुरा दास क्लब में छापेमारी के दौरान की। इस छापेमारी में पुलिस ने 2 लाख रुपए की नकदी, 16 मोबाइल फोन और 3 वाहन भी जब्त किए हैं। बताया जा रहा है कि इस क्लब का संचालन हिमांशु और कीर्ति रावल करते हैं। दोनों के इस क्लब के ट्रस्टी होने की जानकारी भी सामने आई है। पुलिस के मुताबिक क्लब में पिछले कई दिनों से जुआ खिलाया जा रहा था। क्लब में आसपास के कई जिलों से जुआरी जुआ खेलने आते थे। जुआ के इस खेल का संचालन कीर्ति रावल द्वारा किया जाता था और इस काम में हिमांशु भी उसका पार्टनर था। हिमांशु रावल मुंबई में रहता है, लेकिन लॉकडाउन के दौरान विसनगर आया हुआ था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नीतीश राज में कोरोना जांच इलाज राम भरोसे, फिर भी केंद्र ने बिहार को महामारी नियंत्रण में बता दिया मॉडल स्टेट। जी हां दोस्तों, बिहार में कोरोना को लेकर कोई गंभीर नहीं है। सरकारी गंभीरता न होने का खामियाजा आम लोग भुगत रहे हैं। ऐसे में इस पर नियंत्रण की बात तो भूल ही जाइए। सरकारी तंत्र इसे लेकर कितना गंभीर है, इसे सुनकर आपको रोना आ सकता है। पत्रकार कुमार सौरभ एक राष्ट्रीय न्यूज चैनल में है, जाने पहचाने चेहरे हैं, इसलिए शासन प्रशासन के लोग उन्हें जानते पहचानते हैं। अभी 20 जुलाई को उन्होंने पटना के गार्डनर रोड अस्पताल में कोरोना जांच के लिए फॉर्म भरा। उनके साथ कई अन्य पत्रकार भी थे। सैंपल लेने की गति काफी धीमी थी। 2 घंटे बीत गए। किसी जरूरी खबर को कवर करना था, सो सब बिना सैंपल दिए ही वहां से निकल लिए। फिर भी उनकी रिपोर्ट आ गई और वह तथा उनके साथी नेगेटिव बताए गए हैं। यह जानकारी खुद उन्होंने फेसबुक पर दी है। लेकिन यह कोई अकेला मामला नहीं है। कटिहार के 4 मजदूरों ने जाँच के लिए अपने नाम सरकारी रजिस्टर में लिखवाए, पर जाँच नहीं हुई तो वे अपने घर चले गए।
दूसरे दिन एकाएक एम्बुलेंस पहुंची और चारों को पकड़कर यह कहकर भर्ती करा दिया है कि वे सभी पॉजिटिव हैं। फिर भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल के नेतृत्व में आई टीम के जाने के बाद 21 जुलाई को राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि केंद्रीय टीम ने बिहार को मॉडल और संक्रमण रोकने में काफी हद तक कामयाब माना है। यह तब है जब बिहार सरकार के बड़े अस्पताल इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉक्टर NR विश्वास को केंद्र सरकार के अस्पताल एम्स पटना में जाकर कोरोना का इलाज कराना पड़ा। सदर अस्पताल के डॉक्टर मनोज कुमार राजधानी पटना में कार से अपने भाई को लेकर IGIMS PMCH एम्स सहित प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती कराने के लिए घूमते रह गए। बैंक ऑफ इंडिया के कैशियर विक्रम प्रताप को लेकर भी इसी दिन परिजन घूमते रह गए, लेकिन किसी सरकारी अस्पताल में उन्हें भर्ती नहीं किया और आखिरकार प्राइवेट अस्पताल पहुंचकर उन्होंने दम तोड़ दिया। और जब राजधानी की यह हालत है तो बाढ़ से घिरे सीमांचल के जिलों की हालत समझी जा सकती है। 15 जुलाई को राज्य के सबसे बड़े अस्पताल के आइसोलेशन में बच्ची से बलात्कार की घटना ने मरीजों की निगरानी को बेपर्दा कर दिया। राज्य सरकार ने काफी पहले राज्य के दूसरे सबसे बड़े सरकारी अस्पताल NMCH को कोविड अस्पताल घोषित कर दिया था, लेकिन जैसे ही संक्रमण की रफ्तार बढ़ी यह अस्पताल बौना साबित हुआ। संसाधनों की कमी पूरे प्रदेश में जाँच की गति को प्रभावित कर रही है। केंद्रीय टीम के आने के ठीक पहले रैपिड एंटीजन किट से जाँच शुरू की गयी, लेकिन इसके लिए भी तैयारी पूरी नहीं की गयी। 22 जुलाई तक बारिश में डूबे और बाढ़ से घिरे मुजफ्फरपुर शहर के 4 PHC में टेक्नीशियन नहीं होने के कारण जांच नहीं हो पा रही थी। एक PHC में तो सैंपल लेने आया टेक्नीशियन ही पॉजिटिव निकला, वह भी तब जब खुद दूसरे का सैंपल लेने बैठा और तबीयत खराब लगने पर अपनी जांच कराई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान के मुद्दे पर सोमवार को देश भर में प्रदर्शन करेगी कांग्रेस, निशाने पर बीजेपी और राज्यपाल। जी हां दोस्तों, सचिन पायलट की बगावत के कारण राजस्थान में सियासी संकट में फंसी कांग्रेस सोमवार को देश भर में बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट की इस सियासी लड़ाई का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है, तो वहीं विधानसभा सत्र बुलाए जाने के मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री गहलोत और राज्यपाल कलराज मिश्रा के बीच पेच फंस गया है। इस मामले को लेकर शुरू से बीजेपी पर हमलावर रही कांग्रेस ने ऐलान किया है कि सोमवार सुबह 11 बजे देश भर के राजभवनों यानी राज्यपालों उपराज्यपालों के आवास के बाहर बीजेपी के खिलाफ लोकतंत्र बचाओ संविधान बचाओ की मांग के साथ कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करेंगे। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान मामले को लेकर सुनवाई भी है। देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का ऐलान करते हुए कांग्रेस के संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि देश के संवैधानिक और लोकतांत्रिक ढांचे पर बीजेपी हमला कर रही है। धनबल, डर और संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर बीजेपी लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई विरोधी दलों की सरकारों को अस्थिर कर रही है। राजस्थान के राज्यपाल पर हमला बोलते हुए वेणुगोपाल ने कहा कि राज्य मंत्रिमंडल की सिफारिश के बावजूद राज्यपाल विधानसभा का सत्र नहीं बुला रहे ताकि विधायकों की खरीद फरोख्त को बढ़ावा मिल सके। गंदी राजनीति के लिए बीजेपी राज्यपाल जैसे संवैधानिक पद का दुरुपयोग कर रही है। विरोध प्रदर्शन से पहले रविवार को कांग्रेस सोशल मीडिया पर स्पीक अप फॉर डेमोक्रेसी अभियान भी चलाएगी, जिसके तहत पार्टी के बड़े नेताओं से लेकर कार्यकर्ता तक विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर राजस्थान के मामले को लेकर बीजेपी को घेरते हुए अपनी राय जाहिर करेंगे। पूरी संभावना है कि कांग्रेस के पिछले कुछ सोशल मीडिया अभियान की तरह इस बार भी पार्टी आलाकमान यानी सोनिया गांधी, राहुल गांधी अपना वीडियो संदेश जारी करे। यदि ऐसा होता है तो यह राजस्थान विवाद पर सोनिया गांधी की पहली प्रतिक्रिया होगी। इस मामले पर पहली बार बोलते हुए राहुल गांधी ने शुक्रवार रात ट्वीट कर राजस्थान विधानसभा का सत्र बुलाने की मांग करने के साथ ही आरोप लगाया था कि बीजेपी राजस्थान सरकार गिराने के भाजपाई षड्यंत्र कर रही है। राहुल ने इसे राजस्थान के 8 करोड़ लोगों का अपमान करार दिया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का बड़ा हमला, ट्वीट कर बीजेपी के बारे में कही ये बात। जी हां दोस्तों, राजस्थान में चल रहे सियासी घमासान के बीच बयानबाजी का सिलसिला जारी है। सरकार को बचाने को लेकर कांग्रेस की तरफ से सीएम अशोक गहलोत के बाद कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला मोर्चा संभाले हुए हैं। शनिवार को उन्होंने ट्वीट कर बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि राजस्थान में जनता की निर्वाचित सरकार धरने पर बैठी है। बीजेपी जनमत की हत्या में मगन है, प्रजातंत्र बेड़ियों में है और देश खतरे में है। वहीं उन्होंने आगे लिखा कि विधान और लोकतंत्र की रक्षा हम करेंगे। संघर्ष के इस आंधी के बाद नया दृश्य आएगा, मूल्यों और नीति का झंडा फिर से लहराएगा। वहीं सरकार बचाने को लेकर ही गहलोत ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि जरूरत पड़ी तो हम राष्ट्रपति से मिलने के लिए राष्ट्रपति भवन जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो हम पीएम मोदी के आवास के बाहर धरने पर बैठ जाएंगे। बता दें कि पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और उनके खेमे के विधायकों के बागी तेवर के बाद गहलोत बहुमत दिखाने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन राज्यपाल की तरफ से कल तक कोई जवाब नहीं आया है, जिसके बाद सीएम गहलोत ने राज्यपाल कमलनाथ मिश्रा से मिलने को लेकर समय मांगा था। खबरों के अनुसार राज्यपाल की तरफ से शाम 4 बजे तक मिलने को लेकर समय भी दिया गया था, लेकिन खबर है कि सीएम अशोक गहलोत अब तक मिलने के लिए नहीं गए हैं।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिग्विजय सिंह बोले, नरेंद्र मोदी और अमित शाह अपने इशारों पर देश चलाना चाहते हैं, दोनों के लिए संविधान का कोई मतलब नहीं। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि दोनों गुजरात की ही तरह अब पूरा देश भी अपने इशारों पर चलाना चाहते हैं। इतना ही नहीं, दोनों संविधान के नियमों के विपरीत देश के हर राज्य में विधायकों को खरीद कर बीजेपी की सरकार बनाना चाहते हैं, पैसे और दबाव से चलाते हैं देश। दिग्विजय सिंह ने कहा कि वो पैसे के दबाव पर विधायकों को खरीदकर हर राज्य में अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। मध्य प्रदेश में जिन विधायकों ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन की, उन्हें पैसों को जरूरत थी। किसी को 8 करोड़ का कर्ज उतारना था तो किसी को कोई और जरूरत थी। उनकी उसी जरूरत का फायदा उठाकर बीजेपी ने उन्हें अपनी पार्टी में सम्मिलित किया। उन्होंने कहा कि जनता को कैसा लगेगा जब उन्हें पता लगेगा कि जिस बीजेपी से परेशान होकर, नाराज होकर कांग्रेस को वोट दिया, वो कांग्रेस की सरकार गिराकर फिर से हमारे बीच आ गई। प्रधानमंत्री के शेड्यूल के अनुसार हो रहा शिलान्यास। उन्होंने कहा कि अयोध्या में भी राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए मुहूर्त नहीं देखा गया, वो भी प्रधानमंत्री के शेड्यूल के अनुसार तय किया गया। उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कह रहा कि शिलान्यास ना करें, मैं ये कह रहा हूँ कि मुहूर्त के अनुसार करें। उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन शुभ मुहूर्त में नहीं हो रहा, इसके सबूत हमारे सामने हैं। इतना ही नहीं, इस समारोह में सिर्फ विश्व हिंदू परिषद, संघ और बीजेपी के नेताओं को ही बुलाया गया है। उन्होंने कहा कि समारोह में न धर्म गुरुओं को बुलाया गया है और न रामानंदी संप्रदाय को। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बढ़ते कोरोना को लेकर प्रियंका ने सीएम योगी को घेरा, बोली भयावह है स्थिति, नो टेस्ट नो कोरोना की नीति छोड़े। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के प्रति चिंता जताते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर हमला बोला है। साथ ही उन्होंने पत्र लिखकर हालात से निपटने के लिए कुछ सुझाव दिए हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा, यूपी में कोरोना की रफ्तार बढ़ने के साथ साथ भयानक दिक्कतें सामने आ रही है। बेड की बड़ी किल्लत है, अस्पतालों के बाहर लंबी लाइन है, मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं। कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी से बदहाली की खबरें हैं। मैंने सीएम साहिब को पत्र लिखकर कुछ सकारात्मक सुझाव दिए हैं। यूपी सरकार को हट छोड़कर एक पारदर्शी और जनहित वाली नीति अपनाने की जरूरत है। प्रियंका गांधी ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव से अब गाँव देहात भी अछूते नहीं है। इससे पता चलता है कि सरकार ने नो टेस्ट नो कोरोना की नीति अपना रखी थी और अब कोरोना के मामले विस्फोट की स्थिति में है। जब तक पारदर्शी तरीके से टेस्ट नहीं बढ़ाए जाएंगे, तब तक लड़ाई अधूरी रहेगी और हालात और भयावह हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में क्वारंटीन सेंटर और अस्पतालों की स्थिति बेहद दयनीय है। कई जगह लोग कोरोना से नहीं बल्कि सरकार की व्यवस्था से डर रहे हैं और टेस्ट के लिए सामने नहीं आ रहे हैं। कोरोना का डर दिखाकर पूरे तंत्र में भ्रष्टाचार भी पनप रहा है। इस पर समय रहते लगाम न कसी गई जो तो कोरोना की लड़ाई आपदा में बदल जाएगी। उन्होंने आगे कहा, सरकार ने 1.5 साल 1.5 लाख बेड का दावा किया था, लेकिन 20,000 सक्रिय केस आने पर ही बेडों को लेकर मारामारी मच गई है। अस्पतालों में लगी भीड़ को देखते हुए सरकार मुंबई और दिल्ली की तर्ज पर अस्थायी अस्पताल क्यों नहीं बनवा रही है? चिकित्सीय सुविधा हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। प्रधानमंत्री बनारस के सांसद हैं, जबकि कई केंद्रीय मंत्री भी यूपी से हैं। आखिर बनारस, लखनऊ और आगरा आदि में अस्थायी अस्पताल क्यों नहीं बनाए जा रहे हैं? उन्होंने सुझाव दिया कि DRDO, सेना और पैरामिलिट्री द्वारा अस्थायी अस्पतालों का संचालन किया जा सकता है और जरूरत पड़ने पर DRDO के अस्पताल को लखनऊ लाया जा सकता है। इसके साथ ही दिल्ली में चिकित्सीय सुविधाओं का प्रयोग सीमावर्ती जिलों के लिए किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि होम आइसोलेशन एक अच्छा कदम है, लेकिन जल्दबाजी में इसे आधी अधूरी तैयारियों के साथ लागू किया गया है, जैसे मरीजों की मॉनिटरिंग और सर्विलांस की व्यवस्था। हालात बिगड़ने पर किसे सूचना देनी होगी, मरीजों के टेम्परेचर और ऑक्सीजन लेवल चेक करने का क्या इंतजाम होगा, इसकी पूरी मैपिंग कर जनता को जानकारी देनी चाहिए। आखिर में कांग्रेस महासचिव ने सरकार को भरोसा दिलाया कि वैश्विक महामारी से निपटने के लिए कांग्रेस का हर कार्यकर्ता सरकार के साथ देने के लिए तैयार है। यूपी की जनता के स्वास्थ्य और जीवन की रक्षा इस समय पार्टी की सबसे बड़ी भावना है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। एयर इंडिया के पायलटों ने लगाया बड़ा आरोप, कहा अगर एयरलाइन घाटे में है तो अधिकारियों के अय्याशी पर क्यों नहीं लगाई रोक। जी हां दोस्तों, एयर इंडिया के बारे में आए दिन खबर आ रही है कि कंपनी की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। दूसरी तरफ से एयर इंडिया के पायलटों ने आरोप लगाते हुए कहा है कि कंपनी की आर्थिक हालत खराब होने के बावजूद अधिकारी अय्याशी में लगे हैं, लेकिन उनके अय्याशी पर कोई रोक नहीं लगाई जा रही। बता दें कि आरोप पायलटों ने एयरलाइन के CMD राजीव बंसल को चिट्ठी लिखकर लगाए हैं। ये चिट्ठी इंडियन कॉमर्शियल पायलट्स एसोसिएशन और इंडियन पायलट्स गिल्ड की तरफ से लिखा गया है। अधिकारियों की 63 कारों पर करीब 2 करोड़ का खर्च। पायलटों ने कहा है कि सीनियर अधिकारियों को 63 कारें लीज पर दी जाती हैं। इस पर हर साल 2 करोड़ का खर्च होता है। पायलटों ने कहा कि एयरलाइन का कहना है कि वो अपने खर्चे कम कर रही है, लेकिन अगर ऐसा है तो कंपनी इन खर्चों पर ध्यान क्यों नहीं देती। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।